नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच का जो विषय है वो जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं, वो कई सवाल कांग्रेस को लेकर उठ रहे हैं। हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को लेकर कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए, और उन्हीं में से एक आरोप क्या है? विश्वासघात के आरोप, कि कांग्रेस विश्वासघात करती है, विशेष रूप से अपने सहयोगी दलों के साथ। यह सवाल तमिलनाडु से विशेष रूप से इस सवाल को बल मिला। क्यों? चुनाव लड़ा डीएमके के साथ, और तुरंत थोड़ी सी भी देरी किए बगैर सत्ता में शामिल होने के लिए चली गई कांग्रेस टीवीके के साथ। ये सवाल उठ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी, महिलाओं के साथ विश्वासघात का भी आरोप लगाया। और इससे कुछ बड़े सवाल जो कि देश की राजनीति को लेकर उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन में क्या भरोसे की कमी हो गई है, और कांग्रेस के सहयोगी दलों को कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं रहा कांग्रेस के इस रवैये के कारण। और जब यह बात है तो आगामी और भी बहुत सारे चुनाव होने, यूपी का चुनाव देख लीजिए कुछ ही महीने में, तो सहयोगी दल अब आगे करेंगे क्या कांग्रेस को लेकर? सपा क्या करेगी? और भी राज्यों में सहयोगी दल कांग्रेस को किस तरह से देखेंगे, कितना कांग्रेस के ऊपर भरोसा करेंगे? क्योंकि पीएम ने आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो क्या कांग्रेस ने सगा को ठगा? आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस, और इसे समझने की करेंगे कोशिश। लेकिन पहले जरा इस मामले पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज किन शब्दों में कांग्रेस पर हमला बोला है। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना ही आता है। कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है, और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही
डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। तो प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जिस तरह से डीएमके के साथ व्यवहार रहा वो तो बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं, जो हर चुनाव के बाद वो लगाते हैं, हर नतीजे के बाद। हालांकि वहीं लगाते हैं जहां उनकी पार्टी ना जीती हो। हिमाचल में जीत के बाद, तेलंगाना में जीत के बाद नहीं लगाते हैं, कर्नाटक में जीत के बाद नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, केरल को लेकर तो नहीं लगाया। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों का चुनाव तो बीजेपी ने वोट चोरी से जीता है। इन्होंने पूरा सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। तो सबसे तगड़ा और करारा जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता कांग्रेस के खिलाफ जनादेश दे रही है। उन्होंने गिनाया, सुनिए जरा। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है। हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया। ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है। बिहार में 36 साल से नहीं बना है। गुजरात में 30 साल से नहीं बना है। ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है। नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है। महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत हुई। एक और ऐसा ही सवाल जवाब आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के कारण वोट का डिलीशन हुआ और पश्चिम बंगाल में बहुत से लोग वोट से वंचित रह गए। तो जवाब दिया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा इनको तो फर्जी आरोप लगाना है। 2027 में सपा का यूपी में सफा होना सुनिश्चित हो गया। 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा सदमे में मत रहो, सैफे ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में भी बनती और केरल में भी बनती। लेकिन इनको फर्जी आरोप लगाना है, फर्जी पीडीए चलाना है, फर्जी तरीके से वादे करने हैं और उसको निभाना नहीं। तो कुछ आरोप प्रत्यारोप और भी हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता में भय का माहौल बना दिया गया।
ये लोग पूरे देश को पोलराइज कर रहे हैं, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हुआ है। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि हार के बाद भी वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें संविधान या लोकतंत्र की कोई परवाह ही नहीं है। वो तानाशाही में विश्वास करती हैं और अब ये बात उजागर हो चुकी है। ये ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा। Here the way 2.5 lakh officials, they created fear among the people of West Bengal and other things. And they formed the constituency in the delimitation. They pushed the minority to one sector and they are polarizing the entire country. This has affected the entire nation, future politics. Having such a great defeat, still she's adamant not to resign means they don't really bother about constitution or democracy. They believe in dictatorship. That has been now exposed. Therefore, the India Alliance, which is supporting Mamata Banerjee now, doesn't have any moral right to speak about the constitution, Dr. Ambedkar or democracy. और ये बात तो हुई कि क्या कुछ आपस में ये कह रहे हैं। कर्नाटक से एक बाइट आपको और सुनवाते हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सुपुत्र भी हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये डबल इंजन सरकार बंगाल में तो काम करके दिखाएगी और सब जानते हैं कि बंगाल में कैसे जीते हैं, यानी इशारा कर दिया कि गलत ढंग से जीते हैं। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि बाहुबल और धनबल तथा अन्य गतिविधियों का दुरुपयोग इसके बजाय लोगों ने क्या किया, भाजपा पर भरोसा जताया टीएमसी को छोड़कर और पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा बहुमत दिया। They have promised so much, right? Hopefully this double engine sarkar will deliver in Bengal at least. And everybody knows how they have won in Bengal. Take the election commission out of the equation. BJP will be worse than a regional party. The chief election commissioner is nothing but a puppet of the government of India. He's a puppet of the BJP. Whatever the Gundaism and the muscle power and regarding money power and other activities, that is misuse of the power by the Mamata Banerjee. Instead of that, people have given the conference with the BJP and they given the clear majority in West Bengal. Definitely, the credit goes to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and even for the Home Minister Amit Shah ji. अच्छा, आरोप तो नेता लगाते हैं, पार्टियां लगाती हैं, लेकिन कुछ कुछ अंदर से स्वीकार्यता भी होती है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता सलीम अहमद ने कहा कि कुछ वोट कम हुए हैं, कुछ मुद्दों की वजह से ऐसा हुआ है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री आर अशोक ने कहा कि ये सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं राहुल गांधी के बयान को भी स्वीकार करता हूं। Definitely, some vote has been decreased. Last time we had one with a more margin because of some issues. And one of the organizations which used to get around 5,000, this time they got around 19,000. And already CM has already told that we will have an inquiry, and he has asked the KPCC to have an inquiry how these votes have come to them. Definitely, in the future days, we will try to set right. That's correct. I also accept Rahul Gandhi's statement. In Karnataka also, it vote chori happen. In Telangana also, vote chori happen. So Kerala also, vote chori happen. Please tell, over majority in Kerala, what is the reaction of Mr. Rahul Gandhi? आर अशोक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम मानते हैं कि वोट चोरी हुई है। तब तो वोट चोरी फिर केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, सब जगह पर वोट चोरी करके क्या कांग्रेस ने सरकार बनाई है? ये बीजेपी के नेता जवाब दे रहे थे। लेकिन वो बात जिस पर कि कांग्रेस पर इस समय सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वो डीएमके से नाता तोड़ने को लेकर है। तो डीएमके के प्रवक्ता सर्वन अन्नादुराई ने कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, साफ तौर पर कहा। जवाब कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय ने दिया। कहा डीएमके के साथ हम अभी भी हैं, लेकिन चुनाव के समय में दरअसल वो बीजेपी की कार्यशैली पर चलने लगी थी। Our leader has clearly pointed out how the Congress party has backstabbed
the DMK, they did not even have the courtesy, the dignity and decorum to come and meet him after the results. The results, they may say it is an alliance, but every congressman with a conscience will know it is the blood, sweat and toil of the DMK worker out there. That was not good because we were going continuous with the DMK. But after that, unfortunately, DMK should not have reacted that because we have saved the state to go in the hand of the BJP political thoughts. So, but before election, if it should have gone, it was not good. तो ये आपने सभी इन नेताओं की बातचीत सुन ली, जिससे कि राष्ट्रमंच में आज जो हम जिस बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि क्यों कांग्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा हमला बोला, और ये भी कि जो कुछ सवाल आज राष्ट्रमंच पर हम उठा रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला सवाल, पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या क्या कहा। कुछ बातें आपको सुनवाई, कुछ आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाएंगे। और दूसरा सवाल कि कांग्रेस पर क्यों लग रहे हैं इस समय विश्वासघात के बड़े आरोप। आपने सुना भी, डीएमके की बात सुनी है और भी बातें बताएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी क्यों कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। चौथा सवाल, कांग्रेस के सहयोगी दलों को क्या अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, जिस तरह की बात डीएमके कह रही है, टीएमसी कह रही है। और पांचवा सवाल कि कांग्रेस के सहयोगी दल अब आगे क्या करेंगे। और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर लोकसभा का चुनाव भी 2029 में होना है। क्या कोई संशय है, कोई दुविधा है, इसकी भी करेंगे पड़ताल आज राष्ट्रमंच पर। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी। अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत अशोक जी। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ, और ऋषि शंकर मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष के समर्थन में मजबूती से बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत आज राकेश जी से मैं करता हूं। राकेश जी, जो आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, उसमें मुख्य तौर पर कहें तो बड़े तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि विश्वासघात करती है कांग्रेस, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, यह भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कहा। राकेश जी, जिस तरह की यह बात प्रधानमंत्री ने कही, क्या इसके पीछे अभी की अगर घटना को देखें तो डीएमके के साथ जिस तरह कांग्रेस ने तुरंत पाला बदला, थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। हमने देखा कई पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, वीसीके ने, तमाम पार्टियों ने इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस तो लगा जैसे तैयार बैठी थी कि बस छोड़ के तुरंत विजय के साथ जाएंगे सत्ता में। क्या इस वजह से अभी ये मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, दो चीजें हैं लालचंद जी। पहला ये है कि अभी तत्काल उन्होंने डीएमके को धोखा दिया। विश्वासघात शब्द ज़्यादा इसलिए भी ठीक रहेगा क्योंकि जिस पे आप भरोसा करते हैं, यदि वो साथ छोड़ता है जी, घात देता है, तो वो ज़्यादा दर्दनाक होता है। बड़ा भावनात्मक पक्ष था कांग्रेस और डीएमके के बीच में 2004 से लेके और 13-14 तक सरकार में भी। बिल्कुल। तो इसलिए विश्वासघात ही हुआ है। और ये भी जोड़ना पड़ेगा कि एमके स्टालिन वो व्यक्ति हैं जो हमेशा राहुल गांधी को केंद्र में नेतृत्व, इंडी गठबंधन का नेतृत्व देने की उन्होंने सबसे पहले वकालत की और हमेशा करते रहे। ये भी बात है। और ये भी कहना नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ही कहा था कि मैंने आज तक किसी को भाई नहीं कहा, लेकिन स्टालिन मेरे बड़े भाई हैं। जी, ये बात कही थी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो चीजें अलग अलग समझनी चाहिए कि आज डीएमके को छोड़ के और टीवीके के साथ कांग्रेस क्यों गई। जी, क्या 1990 तो नहीं दोहराया जाएगा। एक तरफ इन्होंने डीएमके को धोखा दिया, तो क्या आगे वो टीवीके के साथ कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि इसलिए भी संदेह है कि 1990 में माननीय राजीव गांधी जी ने जब बीपी सिंह की सरकार गिरी थी, उसके बाद चंद्रशेखर सिंह जी की उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी की सरकार की बातें हैं। तो चंद्रशेखर जी की सरकार को हंसते हुए समर्थन दिया था, जिसके पास 64 सांसद थे, और 4 महीने बाद ही ये बहाना बना के सरकार गिरा दिया गया तो हमारी जासूसी करा रहे। तो जो चंद्रशेखर की, मतलब कहना चाहिए कि
कांग्रेस और चंद्रशेखर के बीच में कोई मैत्री संबंध नहीं था, उसके बाद आपने समर्थन दिया। तो आज भी टीबीके और आपके बीच में कोई मैत्री संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। आज आपका जो 5 विधायक जीता है तो 27 में से 5 जीता है, ठीक है। अब 22 आपके हार गए हैं, ठीक। अब 22 हारे हैं टीबीके के खिलाफ, ठीक। टीबीके जीती है, तो इसलिए आपके और टीबीके के बीच में कोई ऐसा लेकिन यहां पर एक सवाल उठेगा राकेश जी कि ऐसा तो राजनीतिक दल करते हैं और भी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, तो फिर कांग्रेस पर इतना बड़ा हमला क्यों? ये तो सवाल उठेगा। देखिए, कांग्रेस पे हमला इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को कभी भी क्षेत्रीय दलों ने स्वीकार ही नहीं किया, और कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल जितने कमजोर होंगे उतने हम मजबूत होंगे। तो आज आप देखिए कि 2024 के बाद से जो विधानसभा चुनाव हुए और जहां जहां क्षेत्रीय दलों की हार हुई, तो उस हार में भले ही मुस्कुराहट चेहरे पे ना आए, लेकिन आंतरिक तौर पे कांग्रेस खुश है। इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो क्लैश भी करती है। नहीं, क्लैश नहीं करती जी। वो क्षेत्रीय दल तो कांग्रेस की वोट पे ही खड़े हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इनके हित क्लैश करते हैं, क्योंकि वही वोट बैंक दोनों का है। क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो उत्तर प्रदेश में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 100% वोट वो कांग्रेस का लेके गई है। अब आप स्टालिन का देख लीजिए तो किसी टाइम पे तो वहां कांग्रेस का वर्चस्व था ना, लेकिन आज वो स्टालिन खड़े हुए हैं, डीएमके खड़ी हुई है, तो डीएमके एआईडीएमके दोनों ने बांट लिया। पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो पहले वाम दलों ने हड़पा उनके वोट को और बाद में टीएमसी ने हड़प लिया। बिहार में चले जाइए तो बिहार में आरजेडी की बुनियाद से लेके बिल्डिंग तक कांग्रेस के वोटों पे खड़ी हुई है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां, अब आप महाराष्ट्र चले जाइए तो महाराष्ट्र में एनसीपी खड़ी हुई है कांग्रेस के कंधे पे। तो ये जो सारे समीकरण है ना, तो अब 24 के, मैं थोड़ा सा ये विस्तारित कर दूं कि 24 के लोकसभा चुनाव के पहले जून 2023 में देश में एक नन्हा मुन्ना नटखट सा इंडी गठबंधन का जन्म हुआ। उसके बाद जन्म होने के बाद उसका उपलक्ष्य में 4-5 जगह बड़ी पार्टियां हुई जी। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव आने के पहले ममता बनर्जी जी ने इतना क्लैश किया कि नीतीश कुमार जी चले गए, फिर ममता ही चली गई। ये क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए तो कांग्रेस के नेतृत्व को लेके हमेशा से ही ऋषि जी आप ही के पास आ रहा हूं। क्या कांग्रेस ने थोड़ी जल्दी कर दी ऋषि शंकर मिश्रा जी? क्योंकि देखिए, समर्थन तो बीसीके ने दिया, समर्थन तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने दिया, समर्थन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी दिया, लेकिन उन्होंने वो वाली जल्दबाजी नहीं दिखाई जो कांग्रेस ने दिखाई। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस क्या पहले से भरी पड़ी थी कि बस मौका मिला उछल जाओ। ये इसलिए भी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं तमिलनाडु में। देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। मैं आपके बात से सहमत हूं कि जो रास्ते राहुल गांधी ने अपनाए वो सही नहीं थे, थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए था। जो अप्रोच है, वो अप्रोच का जो तरीका है वो सही नहीं था, और थोड़ा उनको अपने सहयोगी दलों से बात करना चाहिए जैसे अन्य सहयोगी दलों ने बात किया। लेकिन जो हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं, इस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं जैसे तमाम अवगुण जो हैं वो कांग्रेस में ही है। बीजेपी तो बेचारा दूध का धुला हुआ है, बीजेपी ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की, विश्वासघात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, आप गिना अभी बिहार में ही चुनाव हुए हैं, एनडीए का नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश। ये 3 महीने जेडीयू का नारा था सर। सुन तो लीजिए, जेडीयू का नारा था तो एनडीए का भी ना, बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार के कॉम्बिनेशन ऑफ वोट से जीते हैं। ऐसे नहीं है कि बीजेपी अपने बलबूते पर जीत गई है। तो 4 महीने में ही इन्होंने कहा 25 से 30 नीतीश फिनिश। जिस तरह से डीएमके, ऋषि जी बस एक छोटा सा लाइन बोल देता हूं, एक छोटा सा लाइन जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं जिस तरह से डीएमके आरोप लगा रही है, जिस तरह कनिमोझी कह रहे हैं कि अब लोकसभा में हमारे लिए बैठने की जगह अलग कर दीजिए कांग्रेस से, ऐसा कुछ जेडीयू ने किया है क्या बिहार में? सुन तो लीजिए ना क्या किया है, अभी बताता हूँ ना, सुन तो लीजिए, सारा खबर नहीं है। 15 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन बिहार में आया विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के लिए उप मुख्यमंत्री का, और 7 मई को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कोई डिप्टी सीएम जैसा पद नहीं लिखा हुआ है। कहिएगा तो मंत्रिमंडल सचिवालय का लेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये होते हैं विश्वासघात। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री अभी नहीं है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्रिमंडल सचिवालय के नोटिफिकेशन में ऐसा ही वर्णन किया गया है।
15 अप्रैल 2026 को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिप्टी सीएम लिखा हुआ है, लेकिन जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है। राकेश शुक्ला जी, तो थोड़ा इस पर भी ज्ञानवर्धन कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, शिवसेना कहाँ है? प्रकाश सिंह बादल के पार्टी कहाँ है? उड़ीसा में नवीन पटनायक कहाँ है? बेचारे के 30-30 सेकंड का वीडियो उनके एक सहयोगी द्वारा बीजेपी कैसे अंडरस्टैंडिंग करा ली थी और जारी किया जाता था। उसी तरह जेडीयू के 2 नेता है, शरीर तो जेडीयू का है, आत्मा बीजेपी का चला गया है। तो ये मत समझाएं कि मैं मानता हूं कि राजनीति में हर पार्टी के जो दामन है। ठीक, लाल जी मैं 1 मिनट बोलूंगा। हाँ ठीक है, सुन तो लीजिए, राजनीति में हर पार्टी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन हमारे भाई एक बात मुझे तो लगता है आपने जो बातें कही ऋषि जी जो बातें आपने कही उस पर आरपी सिंह जी जवाब जरूर देंगे, लेकिन आरपी सिंह जी मुझे लगता है ये जरूर कहेंगे कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी बार बार छोड़ के गए हो, चाहे अकाली दल छोड़ के गई हो, चाहे शिवसेना छोड़ के गई हो, आरपी सिंह जी ये कहेंगे कि भाई हमने किसी के साथ वैसा नहीं किया, वो छोड़ करके गए। ये तो खा गए, ये तो नहीं, वो मुझे लगता है कि वो कहेंगे ये बात, वो ये बात कहेंगे, लेकिन उनकी ये बात ये अपने सहयोगी को कोई कहीं का छोड़ते नहीं है। ठीक है, आडवाणी जी कहाँ है? ठीक है संजय जोशी कहाँ है? जिस आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को मैं जवाब लूंगा मुख्यमंत्री बनाया, और वो आडवाणी कहाँ है? संजय जोशी कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल गिनाते जाइए मार्गदर्शक मंडल के सारे नाम। मैं आरपी सिंह जी का जवाब लूंगा, आरपी सिंह जी का जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं सर, छोटे से ब्रेक के बाद फिर अशोक जी के पास भी जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आरपी सिंह जी का जवाब और अशोक जी के पास भी कि आगे क्या करना है उत्तर प्रदेश में। छोटा सा ब्रेक अभी। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। और आज की जो बड़ी बहस है, बड़ा विषय है, वो ये कि क्या कांग्रेस का जो रवैया है वो सहयोगी दलों को परेशान करने वाला और उनके मन में शंका पैदा करने वाला है क्या? सीधे इस समय आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास मैं सीधे चलता हूं, क्योंकि ऋषि शंकर मिश्रा जी ने कहा कि भाई फर्क क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, छोटे दल हैं, उनमें से भी कुछ दल इधर उधर हुए हैं। आरपी सिंह जी, आपका जवाब सबसे पहले। मेरा एक छोटा निवेदन है कि आपके स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, वो जवाब देना चाह रहे थे, उनसे जवाब लेने कोई अच्छा नहीं लगता, तो वो जवाब देना चाह रहे थे कुछ एक बार। अच्छा ठीक है, पहले उन्हीं को, तब आप क्या नंबर, ठीक है। ये मुझे लगता है उस पर जवाब देना चाहेंगे जो उप मुख्यमंत्री के नोटिफिकेशन को लेकर ऋषि जी ने जो सवाल उठाए हैं। क्या राकेश जी बताइए? नहीं, जितना मेरे से ज्यादा जानकार ऋषि भाई हैं, मेरे पास जितनी जानकारी, जितनी समझ है, उस हिसाब से उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आता है। नंबर 2, ये राजनीतिक क्या होता है, एक व्यवस्था होती है। उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था होती है, जैसे हारने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए कोई कानूनी जी ने नहीं दिया। हाँ, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है संविधान में। कभी जो किसी एक मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई, मैं कह रहा हूं इसके लिए, इसीलिए संविधान निर्माताओं को यह शायद आभास नहीं रहा होगा कि हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस को
तब भी ये चीज की चिंता करनी चाहिए कि उसके सबसे प्रिय सहयोगी थे आरजेडी के तेजस्वी जी। बिहार चुनाव के पहले वो दिल्ली में कई बार आए, राहुल गांधी जी से मिले, मिलने के बाद उन्होंने ये संकेत दिया कि आप हमें मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। जबकि तेजस्वी जी वहां बिहार में घोषित किए कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब भी राहुल जी नहीं बोले। उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जवाब दीजिए ऋषि जी। राकेश शुक्ला जी, इतना ज्ञान हमें भी है कि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। ठीक है। ये बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय का नोटिफिकेशन है, मेरा नहीं है भाई साहब। और 2 नोटिफिकेशन है, दोनों में अंतर क्यों है? सवाल ये है, एक बार आप डिप्टी सीएम दोनों को कहते हैं और दूसरी बार कहते हैं डिप्टी सीएम नहीं है। इस पर सरकार का क्या जवाब है? भाई ऋषि जी, यदि वो डिप्टी सीएम बनाते हैं और डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं, ये जिम्मेदारी आप उनसे सवाल करिए। नंबर 2, नहीं मेरी बात सुनिए। आप ही ने पक्ष रख रहे थे अभी बीजेपी का कि कांग्रेस जो है विश्वासघाती पार्टी है। विश्वासघात किया है ये हम नहीं कह रहे, आपके गठबंधन का दल बोल रहा है, डीएमके बोल रहा है। अरे आपके चुनाव हारने पर ममता बनर्जी ने आंख तरेरा था, उस पे अखिलेश यादव ने संपुट दिया था, और आपके ही पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी आपकी इंडी गठबंधन छोड़ के चले गए। आप गजब बात करते हैं भाई। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अरे अब आप डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे तो उसमें मैं क्या करूंगा? आपने टी सिंहदेव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो मैं क्या करूंगा? सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये कांग्रेस और भाजपा की व्यवस्था। कोई व्यक्ति 15 तारीख को कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम होगा और 7 मई को डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो जनता दल यूनाइटेड धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? उसको धरना विरोध करना चाहिए। अगर खुलकर बात रख सकती है तो जेडीयू क्यों नहीं? जो सवाल आपने उठाया कि मुख्यमंत्री बदल दिया बिहार में, मैं कह रहा हूं जेडीयू की तरफ से आपने कुछ सुना इसके खिलाफ में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम बदल दिया गया है, उनके सीएम की बात कर रहा हूं। सीएम उनके नाम के नीचे जो डिप्टी सीएम लिखा हुआ था मंत्रिमंडल सचिवालय के नोटिफिकेशन में, उसको हटा दिया गया। आप ये कह पाने की स्थिति में हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री नहीं है? कह पाने की स्थिति में है? बोलिए। जितनी आपत्ति आपको है उतनी आपत्ति जेडीयू को होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि जेडीयू की आपत्ति कहां है? वही तो कह रहा हूं, जेडीयू को धीरे धीरे ये मगरमच्छ की तरह मतलब इतना दबा दिया कि जेडीयू बोल नहीं पा रही है, डीएमके बोल पा रही है लेकिन जेडीयू नहीं बोल पा रही है। चलिए आरपी सिंह जी का जवाब। आप आरपी सिंह जी को लाइए। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आप भी तो अपने सहयोगी दल, आपके भी सहयोगी दल छोड़ करके गए हैं, संबंध विच्छेद तो आपके भी हुए हैं, तो वो कह रहे हैं फिर कांग्रेस से अलग कैसे बीजेपी, और क्यों लगाएगी फिर कांग्रेस पर आरोप विश्वासघात का? पहले तो डिप्टी सीएम वाली बात स्पष्ट करने पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब इन्होंने इतना और इतनी बदतमीजी की भाषा अच्छी आपसे ऋषि जी ये अपेक्षा नहीं थी, जिस प्रकार की भाषा अडवाणी जी मैंने कहा, वरिष्ठ सर अडवाणी जी मैंने कहा नहीं ऋषि जी भाषा की शालीनता को रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ऋषि जी भाषा की शालीनता को रखते हैं। मैं तो कहा आज जिस प्रकार उन्होंने उसका उल्लंघन किया, मैं उसकी बात करूँ। अब वैसे रखते हैं आज जिस प्रकार के उल्लंघन किया, आमतौर पर रखते हैं, पर आज उल्लंघन किया इसलिए मुझे अटपटा लगा कि ऋषि जी की भाषा नहीं है, अमर्यादित भाषा। अच्छा ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋषि जी बोल रहे हैं कि उन्होंने आडवाणी जी बोला था। नहीं बोला सर, मैं ठीक है, अब मान रहे हैं, अब मान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। अरे कोई नोटिफिकेशन में गलती है या नोटिफिकेशन नहीं है या नोटिफिकेशन सुधार है, ये अपनी जगह है, राजनीतिक विषय अपनी जगह है। कोई कहीं गलती से नोटिफिकेशन गलत इश्यू हो गया, उसका वापस से सुधार हो सकता है, उसमें ये इश्यू नहीं है। वो जेडीयू वालों को ऑब्जेक्शन होगा तो उठाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो मूल बात है, जो डीएमके के नेताओं ने शब्द इस्तेमाल किया, एग्जैक्ट शब्द है कि हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है, ये वर्ड है जी, हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है जी, ये मेरे शब्द नहीं है, डीएमके शब्द है, ये डीएमके के नेताओं के शब्द। और साथ ही कनिमोझी जी ने अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है। जी कनिमोझी जी ने अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है। और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमने तो जितना गठबंधन धर्म हमने निभाया है जनसंघ के समय से और अब तक, उतना कांग्रेस ने कभी किसी आप इस बात का जवाब दीजिए कि शिवसेना, अकाली दल ये सब छोड़ करके क्यों गए? मैं आ रहा हूँ। अकाली दल छोड़कर क्यों गया? क्योंकि अकाली दल को वहां पर अपनी जमीन सड़कती दिखती थी। पहले उन्होंने समर्थन किया किसान बिल का, बाद में उनको लगा कि हमारी जमीन सड़क इसलिए गई, इसलिए नहीं गया, हमने उनको निकाला कहीं बाहर। ठीक है।
हमने आज तक सिर्फ, एक मिनट सुनिए, आज तक के इतिहास में हमने सिर्फ पीडीपी के साथ संबंध तोड़े थे, और कहकर तोड़े थे क्योंकि आप अपनी आतंकवाद के प्रति जो आपकी ऋषि जी, वो कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से सिर्फ पीडीपी के साथ तोड़ा है, बाकी सब खुद छोड़ के गए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, और उसका कारण है कि उन्होंने जिस प्रकार से बुरहान वानी को लेकर या बाकी लोगों को लेकर जिस प्रकार से वो पत्थरबाज को लेकर जिस प्रकार का उनका रुख था, उसको हमारी जो पॉलिसी उसमें वो फिट नहीं होती थी। ठीक, ऋषि जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऋषि जी पूछिए। एक मिनट उनको बोले दीजिए, बोले दीजिए। बड़े भाई हैं। अभी तो कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस है या नहीं है? अभी तो बीएमसी के चुनाव में अलायंस था या नहीं था? अभी वो था या नहीं था? था ऋषि जी की नहीं था? वैसे तो अलायंस पार्टनर है, वैसे तो संजय राउत बनकर खड़े हो जाते कांग्रेस के लिए। वो कुछ भी होगा कांग्रेस के लिए बप्पू, परंतु तब जरा उनके नेताओं के तब के बीएमसी के चुनाव में उनके नेताओं के ऋषि जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए ऋषि जी। मैं आरपी सिंह जी को जवाब दे दूं, जितना भाजपा वालों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के लिए नहीं लड़ा होगा उतना ऋषि मिश्रा लड़ा था, और जी न्यूज पे कपिल मिश्रा के साथ हो गया। सुन तो लीजिए, कपिल मिश्रा के साथ डिबेट करने से मैं मना कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहते हुए कपिल मिश्रा ने आदरणीय प्रधानमंत्री के चरित्र पर हो गया, उस पर अब आपको सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। और ऋषि जी हो गया ना वो, अब आगे बढ़िए। कहाँ है? भाजपा में मंत्री है। आगे बढ़िए, भाजपा वाला आगे बढ़िए सहयोगी दलों के विश्वासघात पर, क्योंकि अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुविधा बेचारे अशोक जी को ही होगी कि आगे करें क्या। सुन तो लीजिए लालचंद जी, भाजपा वाले हमें मत सिखाएं कि हम अपने प्रधानमंत्री का कैसे सम्मान करते हैं और अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करते हैं। जहां तक आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी हो गया, मान लिया। अब आप मुद्दे पर आ जाइए। 14 से सुन तो लीजिए, 14 से 26 वाले जो बीजेपी है भाई, आपकी सफाई से सब लोग संतुष्ट हैं। अब आप आगे बढ़ जाइए ऋषि जी। आडवाणी जी, देखिए आडवाणी जी और वाजपेयी आरपी सिंह जी भी संतुष्ट हैं। आगे बढ़िए, मुद्दे पर आइए। मेरी बात सुन तो लीजिए, ठीक है, मुझे अब मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ेगा अशोक जी के पास। मैं दो लाइन का खत्म कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी और क्या कहते हैं अमित शाह का जो बीजेपी है वो विस्तारवादी बीजेपी है। ठीक, चलिए ठीक है, जाते हैं ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। अशोक जी, आप अखिलेश जी वहां पर गए, इकलौते, मैं कहूं तो इकलौते, हाँ इकलौते नेता अखिलेश जी जो 2 हारे हुए मुख्यमंत्रियों को, जो अपनी अपनी सीट भी हार गए थे, उनसे मिलने के लिए अखिलेश जी गए। चलिए बड़ी अच्छी बात, कोलकाता भी गए, चेन्नई भी गए। उसके बाद दोनों फोटो को लेकर के सोशल मीडिया पर लिखा, हम वो नहीं जो बुरे दिनों में साथ छोड़ दें। भाई ये तो बहुत कुछ कहता है। कौन ऐसा है जो बुरे दिन में साथ छोड़ रहा है? और ये तब आपके नेताजी ये तब ट्वीट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जब डीएमके को छोड़कर कांग्रेस टीवीके की तरफ जा चुकी है। क्या संदेश है, किधर निशाना है अशोक जी? देखिए, निशाना नहीं है लालचंद जी, हमारे देश की परंपरा ये रही है कि अगर हमारा साथी कोई बुरे वक्त में है तो उसके कंधे पर थोड़ा हाथ रख के उसको सांत्वना देना हमारे देश की परंपरा रही है, यही सामाजिकता भी है। इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा, क्योंकि बात इसलिए आप लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि उसी दौरान कांग्रेस और डीएमके का वहां पे इंसिडेंट भी हुआ था, तो इस दोनों को जोड़ रहे हैं। लेकिन दोनों बातों में कोई कनेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। अशोक जी, शिष्टाचार के लिए वहां जाना, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन वो जो 2 लाइन है ना कि हम वो नहीं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें, वो लाइन भाई बहुत कुछ कहती है अशोक जी। नहीं, देखिए लालचंद जी, भाजपा के लोग तमाम आरोप लगा रहे थे कि हारे हुए मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम वो नहीं है जो बुरे वक्त में लोगों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दें। और दूसरी बात, जहां तक आपने धोखे की बात किया, तो माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मुझे लगता है कि ये बात आखिर में मोदी जी के दिमाग तक ये बात आ ही गई चलते चलते, क्योंकि ये बात 2014 से किसान ये बात कह रहा है, नौजवान कह रहा है, किसान भी कह रहा है कि हमें 2.5 गुना हमारी दोगुनी आय 2022 तक करने के वादा किए थे मोदी जी। नौजवान भी कह रहा है कि हमको तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, हमको अग्निवीर बना दिया। ये बात हमारे देश की महिलाएं भी कर रही थी। ये सारी बातें चुनाव में उठाइएगा, बड़ा नजदीक है उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ ही महीने बाद। ये बताइए, उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहीं दुविधा है क्या कि कांग्रेस जब ऐसा तमिलनाडु में कर सकती है, डीएमके के साथ कर सकती है,
तो क्या सपा को भी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है क्या कांग्रेस से? अशोक जी। लालचंद, देखिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव आप देखिए, जो 2024 में जो परिणाम रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का, उस परिणाम से आपको क्या लगता है कि हम लोग जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर, सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बना करके हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 62 से 33 वोट पटक दिया, तो क्या उस कॉम्बिनेशन को हम या कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहेगी? ये तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा। जो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, जो डेडली कॉम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को कोई भी छोड़ना चाहेगा। तो और हर राज्य की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। और जहां तक आप बार बार तमिलनाडु की और कहां की बात कर रहे हैं, तो वहां की देखिए कहावत है ना कि ऐसे कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो कुछ न कुछ वहां पर पॉलिटिकल कंपल्सेशन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ वहां पर। लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। आपकी बात पर देखिए, आपकी बात पर देखिए कैसी बात आपने बोली। आपकी बात पर दोनों हंस रहे हैं, आरपी सिंह जी भी हंस रहे हैं और ऋषि शंकर मिश्रा जी भी हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं। कितनी प्यारी बात आपने बोल दी है लगता है अशोक जी। नहीं, देखिए प्यारी बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ लालचंद जी। और हम लोग ये उम्मीद थे कि जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी सड़कों पर उतर करके जिस तरह से महिला सम्मान, नारी सम्मान की बात कर रहे थे, उससे कम से कम 33% आरक्षण दे देना चाहिए था। आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार था, लेकिन 10% महिलाओं को आरक्षण मंत्रिमंडल में दिए और वही 10% आज भी लागू है। 1% भी उन्होंने नहीं। महिला भी मंत्री बनी है ना इनका, आज महिला भी मंत्री बनी है। अरे 54 में 5 महिला थी, 60 में 6 हो गई। अच्छा ठीक है, परसेंटेज तो वही है, 10 के 10% रहा है। आपने अच्छा याद दिला दिया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने को लेकर भी बड़ा हमला बोला है राकेश जी, कि महिला विरोधी है कांग्रेस। मुझे लगता है कि ये जो अभी नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम, उसमें संशोधन के लिए सरकार जो लेकर आई, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने ये ठान लिया है कि विपक्षी दलों को इस मामले पर लगातार घेरने का काम जारी रहेगा। राकेश जी, देखिए नारी संशोधन अधिनियम तो पहले ही 2023 में पारित था, लेकिन हाँ, भारत सरकार ये चाहती थी कि जो अगला लोकसभा चुनाव हो, उसमें लागू हो जाए, चुनाव में ये बिल लागू हो जाए। ठीक। परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, तो जो 275 या 280 सीटें बढ़ने वाली हैं, उसमें 33% की हिस्सेदारी महिलाओं की हो। तो उससे होगा ये कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आज स्थितियां ये हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां परंपरागत लोग जीत रहे हैं किसी भी पार्टी के, उनमें दावेदारी महिलाओं की भी रहती है। तो कम से कम एक जगह सुनिश्चित हो जाएगी, हर पार्टी के लिए वो एक प्लेस तैयार हो जाएगा। उनके सामने एक समस्या जो खड़ी होती, किसका टिकट काट के किसको दिया जाए, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है इस उद्देश्य को लेके परिसीमन अधिनियम के लिए आए थे। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, बंगाल का नतीजा क्या कुछ संकेत देता है क्या राकेश जी, कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, टीएमसी ने भी विरोध किया था, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या? और अगर उसका असर हुआ है, तब तो मुझे लगता है कि सपा के लिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के लिए लगभग पूरे देश में ये चिंता की बात हो सकती है। देखिए, मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं मानता, बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो सिक्योरिटी रीजन का था, लेकिन जो भद्रलोक है बंगाल का, उस भद्रलोक की जो पढ़ी लिखी समझदार महिला वर्ग है, मुझे लगता है उनके मन में कहीं ना कहीं इस आरक्षण को लेके एक जागरूकता रही होगी, एक समझ रही होगी कि भाई राजनीतिक हिस्सेदारी यदि महिलाओं की बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं की जो बात है, महिलाओं की जो आवाज है, वो सदन में और विधानसभा में बड़ी उपयुक्त तरीके से रखा जा सके। ऋषि जी, क्या ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अक्सर जिक्र करते हैं, क्या ये मुद्दा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बताइएगा, क्या ये मुद्दा साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक भी आपको जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसको छोड़ेगी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाजपा जो है महिला विरोधी रही है। आप देखिए, जब राजीव गांधी पंचायती राज सिस्टम में आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रख रहे थे, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? राकेश शुक्ला जी तो हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग तो इनसे सीखे हैं पत्रकारिता, कैसे पत्रकारिता किया जाता है। इनको सुन के ही हम लोग मतलब कोट करते हैं कहीं कि हमारे बड़े भाई ने फरना किसी खास विषय में ये कहा था जी। तो कम से कम हमारे राकेश शुक्ला जी को ये कहना चाहिए था ना कि पंचायती राज में जब स्वर्गीय राजीव गांधी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रख रहे थे, तो सबसे ज्यादा विरोध इसी भाजपा वालों ने किया।
और भाजपा राकेश जी का का तो जवाब, राकेश जी मतलब कुछ कह रहे हैं। मन में ही नहीं है। राकेश जी सहमत नहीं है। भाजपा का ये ध्येय नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण दे। यदि महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो राकेश जी, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया था? ऑलरेडी पास है। आप ठीक है, ऋषि भाई आपको बता दूं, देखिए राकेश जी, पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले लागू हुई वो मध्य प्रदेश में लागू हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, और पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही ग्राम पंचायत में पंच से लेके जिला पंचायत प्रतिनिधि तक का जो चुनाव हुआ वो उसी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ। ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाजपा महिला विरोधी, कांग्रेस महिला समर्थक, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन किसका समर्थक है कौन किसका विरोधी है। मैं कह रहा हूं, मैं बात पूरी कर लूं, मैं ये कह रहा हूं कि शायद ये भारत सरकार की सोच रही होगी कि जिस तरीके की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक दलों को, उस विकट परिस्थिति से निकलने का रास्ता है कि यदि परिसीमन हो जाएगा तो उसमें 33% महिलाओं की उतनी सीट कम से कम सुरक्षित हो जाएगी। सबके सामने जो संकट आता है कि किसका टिकट काट के किसको दिया जाए वो समस्या हल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कौन समर्थक है कौन विरोधी, और वो भी कि वो बाध्यकारी हो जाएगा। अभी स्वैच्छिक है कि कितने, अभी जैसे जो सवाल अभी अशोक जी ने उठाए कि भाई अभी 5 थी 6 हो गई, क्योंकि अभी ये स्वैच्छिक है, अभी बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी होने के लिए ही कानून बनाया जाता है, उसी कानून का समर्थन करना था अशोक जी। लेकिन अशोक जी ने तो ठीक है, अशोक जी के पास बाद में, पहले ऋषि जी। हाँ ऋषि, अशोक जी ने तो बहुत बेहतरीन बात कही कि यदि मोदी जी के मन में या योगी आदित्यनाथ जी के मन में यदि महिलाओं के प्रति सम्मान होता या वो चाहते कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अधिक से अधिक होना चाहिए तो आज कैबिनेट रिसफल हुआ है, भागीदारी वो दे देते, क्यों नहीं दिया? यही बात लोकसभा में अमित शाह जी ने कही थी, और ये अखिलेश जी को। भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा में काफी पढ़ी लिखी और मजबूत महिला विधायक हैं, क्यों नहीं आपने दे दिया? ठीक है, तो आरपी सिंह जी को जवाब देना चाह रहे हैं, दिखाने के कुछ और करने के कुछ। आरपी सिंह जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपको। आरपी सिंह जी, ऋषि जी पढ़े लिखे लोगों में से हैं, अच्छे पत्रकार हैं, परंतु वह भूल रहे हैं कि महिला को जो आरक्षण जो पंचायती राज में मिला वो राजीव गांधी ने नहीं, वो नरसिम्हा राव के समय में मिला था। और मैं साल भी बता दीजिए। 1992। जाहिर सी बात है नरसिंह राव जी की सरकार थी, सही बात। और दूसरी बात यह कि उसका समर्थन किया था भाजपा ने, और उसके बाद भाजपा ने उसको अपने राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अपने जो जहां जहां उनकी सरकार थी वहां 33% से बढ़ाकर 50% किया था उसको, उस आरक्षण को। तो ये कहना कि भाजपा महिला विरोधी तो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए मैंने भी उस समय टोका था कि नहीं, ये लगता नहीं। एक मिनट, राजीव शाहबानो का मामला हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक, कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, ठीक, उसको पलट दिया। ये इतना महिला विरोधी है कि उस ट्रिपल तलाक के कानून को पलट दिया वापस। ये तो मोदी जी का आभार है कि आज मुस्लिम महिला इससे बच गई है। 2019 के अंदर जो कानून लेकर आए जिसके चलते आज वो उससे बच गई है, नहीं तो शाहबानो वाला मामला ही चलता। ठीक है, इतने महिला के पक्षधर हैं। ठीक है, ठीक है। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं, आप सभी बने रहिएगा। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम